गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए आप सभी उपस्थित हो जाएं। आप सभी उपस्थित हो जाएं जिससे हम अपनी चर्चा को प्रारंभ कर सकें। चलिए, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। मनीष कुमार जी, रवि रंजन जी, और फौजिया जी, धर्मेंद्र पासवान जी, धर्मवीर पासवान जी, वरुण कुमार जी, सभी को सुप्रभात। आप सभी उपस्थित हो जाएं और इसके बाद से हम अपनी चर्चा को प्रारंभ करेंगे। और थोड़ा सा दीपावली तक थोड़ी सी कक्षाएं आपकी एक एवरेज रेशियो से रहेंगी, और दीपावली के बाद जब हम मिलेंगे तो उसके बाद आपकी जो कक्षाएं हैं वो आप कह सकते हो कि अगले लेवल पर देखने को मिलेंगी। अभी थोड़ा सा क्योंकि नोटिफिकेशन अभी आपका नहीं आया है, तो थोड़ी सी अभी प्राथमिकता में यदि हम बात करें तो प्राथमिकता में 67th मेंस है और उसी को लेकर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। लेकिन हाँ, अब क्योंकि उसका कार्यक्रम बन गया है कि उसमें क्या करना है, किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है, तो अब प्रारंभिक परीक्षा पर हम फोकस करेंगे और चीज़ें आपकी बेहतर रहेंगी। ठीक है, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। देखिए कल लाइव क्लास नहीं हुआ था। देखो, आपका 2 समय निर्धारित है, एक रात्रि 12 बजे, एक आपका सुबह 9 बजे। तो इस दौरान आप कभी भी सोमवार से शनिवार के बीच कभी भी आपकी ऐसा नहीं होगा कि कोई भी कक्षा नहीं मिलती है। लाइव नहीं होगा तो रिकॉर्डेड में आपको पूर्व की कोई वीडियो मिलेगी, ये आपको मान के चलना है और उसी आधार पे अपनी तैयारी आपको करनी है। ठीक है, और आप में से तीन छात्राओं ने जो है पुस्तकों की मांग की थी। आपकी पुस्तकें आज पैक हो जाएंगी और अगले 2 से 3 दिनों में, या आप कह सकते हैं दीपावली तक, आपकी पुस्तकें आपको डिलीवर हो जाएंगी। ठीक है, तो जो भी चिंताएं थी, बाकी यदि आप में से किसी को पुस्तकों को परचेज करना है तो इस वीडियो के नीचे आप देख रहे होंगे, स्क्रॉल में चल रहा होगा, उसमें पब्लिकेशन का भी नंबर है। आप पुस्तकों के लिए पब्लिकेशन से संपर्क कर सकते हैं, या एडमिशन से संबंधित या कोई अन्य आपकी समस्या है तो उसको लेकर भी नंबर यहाँ पे है, उस पर आप बात कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हैं आप सब? आप सभी जो उपस्थित हैं, आप सभी में से कितने ऐसे हमारी भाई बहन हैं जिन्होंने 67th प्री दिया था लेकिन नहीं हो पाया, या कोई अन्य समस्याओं के कारण जो है आप मेंस क्वालिफिकेशन की रेस से बाहर हैं? चले, आप में से कितने लोगों ने दिया था 67th? देखो, आज जो हम देखने वाले हैं, जैसे मैंने बोला था, आनुवांशिकता और कोशिका, 2 चैप्टर हम यहाँ पे देखने वाले हैं और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आनुवांशिकता, कोशिका और जैव उर्वरक, इन तीनों से संबंधित प्रश्न आज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चले, आप में से किसी का जवाब नहीं आ रहा, इसका मतलब नहीं दिया आपने, कोई बात नहीं। चलिए हम चीज़ों को शुरू करते हैं। और वरुण कुमार जी, आपने दिया था, चलो कोई बात नहीं। देखो, जिन्होंने दिया था, पूछने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि यदि आपने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, यदि आपने एग्ज़ाम दिया था तो उसमें क्या कमियां रही हैं। ठीक है, कम से कम आपको ये तो पता होगा ना कि किस कारण बस जो है वो आपका नहीं हो रहा है। तो जिस कारण से आपका नहीं हो रहा है, आप पहले अपने आप का एक मूल्यांकन कीजिए, जो प्रश्न पत्र था उसका मूल्यांकन करिए, और कमी कहाँ पे रह गई, किस सेक्शन में कमी रह गई, फिर उस सेक्शन को लेकर आपको कार्य करना है। और आपके लिए भी 68 प्रीलिम्स के लिए भी हम लोग अब मान के चलना है, शनिवार को याद रखिएगा, शनिवार को सुबह 11:30 बजे, शनिवार को सुबह 11:30 बजे आपके साथ लाइव सेशन है, उसमें उपस्थित रहिएगा। 68 को लेकर हम क्या करेंगे, क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। आपकी क्या मांग है उसको हम भी वहाँ पे देखेंगे। याद रखना है, कल सुबह 11:30 बजे, और मेंस के लिए आज सुबह 11:30 बजे आपका सेशन है। जो लोग मेंस लिखने जा रहे हैं उनको लेकर जो भी उनकी चिंताएं हैं, उनको क्या चाहिए, क्या उनको हमसे उम्मीदें हैं, क्या हम दे सकते हैं जिससे आप और बेहतर कर सकते हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। और आपको बता दें, 67th प्रीलिम्स सारा सब कुछ जो चैनल पे आपके चलेगा,
वो आपका निःशुल्क रहेगा, आपको पता चल जाएगा क्या चलेगा। 68 में जैसे आपका टेस्ट सीरीज हो गया, टेस्ट सीरीज के साथ साथ है आपके कुछ टॉपिक हो गए, उनका बात हो गया, फिर टेस्ट सीरीज के प्रश्नों का डिस्कशन हो गया, आपकी कॉपियों को चेक करना, ये सारी चीज़ें आपकी निःशुल्क हैं मुख्य परीक्षा के संदर्भित जब हम बात करते हैं। लेकिन बीपीएससी का एक बैच मैंने प्रारंभ किया है जिसमें बिहार स्पेशल सिर्फ है। यदि आप उसको परचेज करना चाहते हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। सिर्फ बिहार स्पेशल उसमें है, मैं खुद पहली बार करा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सबको साथ लेकर, मतलब ये होता है ना कि सबकी टीचिंग स्टाइल अलग अलग होती है, तो पहली बार करा रहा हूँ। अब आप कितना संतुष्ट होते हैं उससे उसकी कुछ डेमो वीडियो दे दी जाएगी। यदि आप में से कोई शुरुआत कर रहे हैं, अभी जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आता है तो आप आइएगा, ठीक है। चलिए अब एक एक करके हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं, बाकी लोग जुड़ते रहेंगे, क्योंकि समस्या क्या है हमारे साथ कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है ना, तब तक हम जो है अपने जो हमारा उत्साह होता है ना, वो रहता ही नहीं, उत्साह खत्म हो जाता है। जब नोटिफिकेशन आएगा ना, तो एक बार फिर से जो है भीड़ बढ़ने लगती है। और मैंने क्या बोला है आपको, ये जो तैयारी का क्रम है ना, ये साइकिल चलाने जैसा है। यदि आप लगातार पैडल मारते रहते हो तो आप आगे बढ़ोगे। पैडल मारना यदि आप रोक दिए तो आप पीछे छूट जाओगे, क्योंकि लगातार कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार पैडल कर रहे हैं, जो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कभी भी अपनी जो तैयारी है उसको ब्रेक नहीं करना, उसको रोकना नहीं है। प्रत्येक दिन पढ़ना है, भले 1 घंटे पढ़ो, आधे घंटे पढ़ो, लेकिन प्रत्येक दिन पढ़ना है। क्योंकि जब आप एक बार रोक देते हो चीज़ों को, तो जो आप पहले से पढ़े रहते हो ना, वो भी चीज़ें धीरे धीरे करके भूलने लगती हैं। तो प्लीज़ नोटिफिकेशन आए ना आए उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ अपनी तैयारी को बूस्ट करना है, उसको बेहतर बनाना है कि नोटिफिकेशन आए तो आप वो जो रुक चुके हैं, पैडल मारना जो रोक चुके हैं, उनकी भीड़ में ना शामिल रहें, बल्कि जो लोग लगातार कार्य कर रहे हैं आप उस भीड़ का हिस्सा रहें, ठीक है। चले, पहला प्रश्न आपके सामने है। क्या बोला जा रहा है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी है। याद रखिएगा, कई बार क्या होता है प्रश्न में, ये तो सिंपल सा प्रश्न दे दिया, कई बार पूछ लिया जाता है गुणसूत्र कितने होते हैं, ये जोड़े नहीं दिए होते हैं। तो पहले सबसे पहले ये ध्यान से देखना है कि गुणसूत्रों की बात की जा रही है या गुणसूत्र जोड़ों की बात की जा रही है। बताएं, बेसिक सा प्रश्न है, बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी होती है, फास्ट जवाब देना है आपको। मानव शरीर में गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी होती है। देखो, गुणसूत्र जोड़ों की संख्या की बात करें तो 23 जोड़े आपको देखने को मिलते हैं, तो ये आपका सी विकल्प सही उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है। और इस बार याद रखिएगा, आपके लिए कुछ टॉपिक भी कराए जाएंगे, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक भी आपको कराए जाएंगे, क्योंकि समय पर्याप्त है, अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। तो कम से कम आप मान के चलना है 50 से 60 टॉपिक आपके जो महत्वपूर्ण हैं, जो कोर सब्जेक्ट हैं, उनके आपके कराए जाएंगे, वो भी निःशुल्क। इसको बताएं, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है। 4 कारण यहाँ पे दिए हुए हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि अत्यधिक विविधता का कारण क्या है। आप जानते होंगे, पढ़ते होंगे कि वैज्ञानिकों के द्वारा एक प्रकृतिवाद का सिद्धांत दिया गया था, और प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप जब दिया गया तो उसे ही नव डार्विनवादी या नव डार्विनवाद कहा गया, और जिन्होंने इसको आधुनिक बनाया उन लोगों को बोला गया नव डार्विनवादी। तो याद रखना है, जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत ही नए जीव बनते हैं, जिनसे आप देखते हैं कि उनमें विभिन्न विभिन्नताएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं। तो याद रखना है, और ये जो विभिन्नताएं होती हैं, जो इनके गुण होते हैं, उसकी भी बात करें यदि, तो ये परंपरागत होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते रहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्परिवर्तन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, इनमें से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। फास्ट जवाब दीजिएगा, इनमें से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, बताएं, इनमें से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं।
देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनमें से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। आपको बता दें कि कुछ ऐसे अ, जीव हैं पृथ्वी पर जिनमें जो लिंग का निर्धारण होता है वो स्थान विशेष या जिस स्थान विशेष पर वो रहते हैं वहाँ के ताप के आधार पर होता है, पर्यावरणीय ताप के आधार पर होता है। और पर्यावरणीय ताप के आधार पर जिन जीवों में आप कह सकते हो लिंग का निर्धारण होता है उनमें छिपकली आपकी शामिल है। छिपकली के साथ साथ सर्पों की भी या सांप की भी कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिनका लिंग निर्धारण स्थान विशेष के पर्यावरणीय ताप के आधार पर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी विकल्प। इसको बताओ, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, बताएं। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। आप जानते हैं पादप कोशिका की जब बात करते हैं और जंतु कोशिका की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि एक जगह आपको बाह्य आवरण में कोशिका भित्त देखने को मिलती है जो कि हरे पौधों में मुख्यतः सेलुलोज से निर्मित होती है, और जंतुओं में जब बात करते हैं तो कोशिका भित्त का अभाव होता है। तो ये जो कोशिका भित्त है ये विशेष रूप से सेलुलोज की बनी होती है और ये सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है। तो याद रखना है पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, कोशिका भित्त की अनुपस्थिति के कारण यह भिन्न होती है। इसका बी विकल्प सही उत्तर। चलिए इसको बताएं, जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है, बताएं। ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, यह प्रश्न किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। बताएं, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। मैं एक एक करके कमेंट देख रहा हूं, आप में से किसी भी छात्र का यह गलत नहीं होना चाहिए। बताएं। अपराजिता त्रिवेदी जी ए विकल्प, और कोई? अभिनंदन सिंह ए विकल्प, मनोज कुमार ए विकल्प। चलिए लगभग आप में से सभी सही जवाब दे रहे हैं। देखो अभी आपको बताया गया इससे पूर्व वाले प्रश्न में सिर्फ वहां पे क्या था, भाषा अलग थी, प्रश्न पूछे जाने की जो प्रकृति थी वो अलग थी। वहां पे बोला गया था जंतु कोशिका पादप कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। यहाँ पे पूछ लिया गया है कि जीव कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। तो अभी आपने देखा था कि कोशिका भित्त जो होती है वो नहीं पाई जाती है, तो सेलुलोज की कोशिका भित्त जो है ये अलग होती है। तो ए विकल्प सही उत्तर। जैव कोशिका का वह कौन सा भाग होता है जो पावर हाउस कहलाता है, बताएं। जैव कोशिका का वह कौन सा भाग होता है जो पावर हाउस कहलाता है, बताएं। जैव कोशिका का कौन सा भाग होता है जो पावर हाउस कहलाता है। आप जानते हैं प्रत्येक जीवित जो कोशिका होती है उसमें यदि श्वसन की क्रिया की बात करें तो कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु और नील हरित शैवाल में नहीं पाई जाती है, इसके अलावा प्रत्येक जंतु में पाई जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो विशेष रूप से जब हम श्वसन की बात करते हैं तो श्वसन संबंधी प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव्य में होती हैं तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो कि अंतिम चरण में ही ऊर्जा सबसे ज्यादा उत्पन्न होती है, और अंतिम चरण में जब ऊर्जा सबसे ज्यादा उत्पन्न होती है, और अंतिम चरण कहाँ पे संपन्न होता है, अंतिम चरण संपन्न होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए इसका सी विकल्प सही उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, बताएं। ये तो जवाब वही हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। इसको बताइए। अभी
रिपीट कर दिया है इन्होंने। कोशिका का शक्ति का स्रोत क्या है, चलो इसको बताओ फास्ट, जब आप किसी का गलत नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है कि एक ही दो अभ्यास को लेकर हम चल रहे हैं, इसलिए प्रश्न जो है उसमें बहुत ज्यादा विविधता नहीं होती है, लेकिन आपको इस प्रश्न का जवाब सही देना है। कोशिका की शक्ति का स्रोत क्या होता है, सभी को सही जवाब देना है। चले बताएं। बी विकल्प मनोज कुमार जी, अभिनंदन कुमार जी, मनीष गोयल जी। चले, लगभग सभी ने ध्यान से पढ़ा है, तो याद रखना है यहाँ पे भी क्या बोला गया है, सिर्फ शब्दों का खेल है। तो ये कुछ कॉमन प्रश्न है जो लगातार पूछे जा रहे हैं, तो याद रखना है इसका सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। बात वही है, पावर हाउस या ऊर्जा। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है बताएं। देखो यहाँ पे ना ई विकल्प आप हटा दीजिएगा, क्योंकि क्या है, क्योंकि ई विकल्प आपको हटा देना है, ई विकल्प को हटा के यहाँ पे सोचना है। बताएं, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है बताएं। आप जानते हैं प्लाज्मा झिल्ली जो है एक अर्ध पारगम्य सजीव झिल्ली होती है, और इसका कार्य क्या होता है, ये सजीव कोशिका के जीव द्रव को घेर कर रखती है, याद रखना है। और कोशिका झिल्ली की बाहरी और इनकी जो भीतरी परतें होती हैं वो प्रोटीन द्वारा, तथा जो मध्यवर्ती परत होती है वो लिपिड द्वारा तैयार होती है। तो याद रखना है, बाहरी तथा भीतरी जो इनकी परत होती है वो प्रोटीन द्वारा, और जो मध्यवर्ती परत होती है वो लिपिड से बनी होती है। मतलब प्रोटीन और लिपिड दोनों होते हैं प्लाज्मा झिल्ली में, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी विकल्प। ठीक है, प्रोटीन और लिपिड दोनों देखने को मिलते हैं। मध्यवर्ती जो झिल्ली होती है लिपिड से, बाकी की दोनों प्रोटीन से बनी होती है। बोला जा रहा है प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है बताइएगा। प्रोटीन संश्लेषण में से इनमें से किसकी भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, फास्ट जवाब दीजिएगा। फास्ट जवाब। देखो इसका सही उत्तर है अंतर्द्रव्य जालिका और राइबोसोम्स, बी विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो राइबोसोम्स में ही होता है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं, चलिए बताइएगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं, फास्ट जवाब। आप जानते हैं लसिका कोशिकाओं को श्वेत रक्त कणिकाएं भी कहा जाता है, याद रखिएगा। एक प्रकार की ये श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, और इनका निर्माण यदि हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए, तिल्ली हो गया, थाइमस ग्रंथि हो गया तथा अस्थि मज्जा हो गया, इनके द्वारा किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये दो प्रकार की होती हैं, पहला है बी लिम्फोसाइट, दूसरी होती हैं टी लिम्फोसाइट। तो जैसे मैंने बोला कि इनका निर्माण कहाँ कहाँ होता है, लसिका ग्रंथियों का जो निर्माण है, यदि हम बात करें लसिका कोशिकाओं का, तो ये तीन प्रमुख जगहों पे होता है। पहला है लसिका ग्रंथियों, दूसरा है तिल्ली, तीसरा है थाइमस ग्रंथ। तो तिल्ली, लसिका ग्रंथियों और थाइमस ग्रंथि में से यदि हम बात करें तो यहाँ पे तिल्ली दिया हुआ है, तो डी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। तो याद रखना है कि कहाँ पे लसिका कोशिकाओं की यदि हम बात करते हैं तो लसिका कोशिकाएं तीन जगह पे बनते हैं, रट जाना है कहाँ कहाँ बनती हैं। पहला तिल्ली में बनती हैं, दूसरा थाइमस ग्रंथि में बनती हैं, तीसरा लसिका ग्रंथि में बनती हैं। ये तीनों आपको याद रखना है। जीव के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है, जीव के भीतर अनुक्रम आधार पर जो परिवर्तन है वो क्या कहलाता है बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा।
जीन के भी सॉरी ये है जीन, याद रखिएगा जीन के भीतर, ये जीन है, टाइपिंग एरर है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है, बताएं। देखो जीन के भीतर अनुक्रम आधार में होने वाले परिवर्तन को हम बोलते हैं म्यूटेशन, या इसी को हिंदी में बोलते हैं उत्परिवर्तन। तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर है म्यूटेशन या उत्परिवर्तन, ए विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं, बताएं। हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? फास्ट जवाब। हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? याद रखिएगा जो जीन होते हैं ना, उन्हीं को बोला जाता है आनुवांशिकता की इकाई, क्योंकि यही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। इसको बताओ, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या क्या होती है? किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या क्या होती है, बताइएगा। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या क्या होती है, बताइएगा। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या क्या होती है? आयु के साथ बढ़ती है, आयु के साथ घटती है, स्थिर रहती है, या वजन के साथ बढ़ती है? देखो बात हो रही है गुणसूत्र संख्या की कि क्या होती है। तो आपको याद रखना है कि जो गुणसूत्र होते हैं ये इनका आयु पर कोई मतलब आयु के आधार पे ये कभी बदलाव नहीं प्रदर्शित करते हैं। मतलब आयु के आधार पे गुणसूत्र कम या ज्यादा नहीं होते हैं, इनकी संख्या स्थिर रहती है। तो स्थिर रहती है मतलब सी विकल्प आपका सही उत्तर। इसको बताओ, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? बताओ इनमें से कौन सा उत्तरदायी है? आनुवांशिक लक्षणों की बात हो रही है, आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन सा उत्तरदायी है आपको बताना है। चलो फास्ट जवाब दीजिएगा, कौन सा उत्तरदायी है? डी विकल्प मनोज कुमार जी। चले अभिनंदन सिंह जी डी विकल्प। देखो इसका सही उत्तर है डी विकल्प डीएनए, ठीक है। डीएनए डी विकल्प इसका सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लोमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, या जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, बताएं। जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? देखो बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है, कई बार आपको बताया गया है। जंपिंग जीन के बारे में बात हो रही है, बताएं। डी विकल्प, ए विकल्प, और कोई? जंपिंग जीन की बात हो रही है। चलिए सी विकल्प, और कोई? देखो जंपिंग जीन की जब बात करते हो कि इसका प्रतिपादन किसने किया, तो याद रखिएगा बारबरा मैकलिंटॉक, ठीक है, इनके द्वारा किया गया। इनका नाम आपको याद रखना है। वाटसन तथा किक कहां से आगे भैया? वाटसन तथा किक का अध्याय समाप्त हो चुका है। इसको बताओ, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है? डीएनए में उपस्थित कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है, बताएं। डीएनए में उपस्थित कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है? आप जानते हैं डीएनए में कई तरह के यौगिक उपस्थित होते हैं। जैसे एडेनिन की बात करें, गुआनिन की बात करें, साइटोसिन की बात करें, तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन जो होते हैं
ये एमिनो अम्ल बनाते हैं, ये आपको याद रखना है। अब इसमें एक विकल्प में दिया है टायरोसिन। टायरोसिन की बात करें तो यह एक अतात्विक अमीनो अम्ल है जो स्तनियों के शरीर में ही निर्मित होता है। तो याद रखना है कि यह जो है ये डीएनए, ये जो डीएनए में टायरोसिन होता है ये अम्ल नहीं बनाता है। एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन बनाते हैं, टायरोसिन नहीं बनाता, क्योंकि यह स्तनियों में उत्पन्न होता है। इसको बताओ डीएनए में मौजूद शर्करा क्या होती है? तो गलत ही नहीं होना चाहिए किसी का। यदि आप इतना आसान प्रश्न गलत करो परीक्षा में तब तो फिर बड़ा शर्मनाक है। चले इसको बताइएगा, डीएनए में मौजूद शर्करा क्या होती है? चलें बताएं। सी विकल्प, और कोई? सी विकल्प इसका सही उत्तर है, डीऑक्सीराइबोस। जीनोम चित्रण का संबंध किससे है? जीनोम चित्रण क्या होता है बताएं। जीनोम चित्रण का संबंध किससे है? 4 विकल्प है, रक्त वर्गीकरण, जीन्स का चित्रण, स्नायु केंद्रों का चित्रण या मस्तिष्क का चित्रण। तो जीनोम चित्रण क्या होता है? चलो बताएं। सी विकल्प, और कोई? यहां बात हो रही है जीनोम, यार कम से कम आप नाम से समझो, जीनोम की बात हो रही है और जीनोम चित्रण का संबंध जो है वो जीन्स के चित्रण से होता है। याद रखना है, किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान जो समस्त जीनों का अनुक्रम है वही जीनोम कहलाता है। तो याद रखिएगा इसमें जीन्स का चित्रण होता है। ठीक है, कभी कभी शब्दों को कैच कर लिया करो, उसी से पता चल जाएगा। इसको बताओ, जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं किसके द्वारा? आनुवांशिक लक्षण संतानों में जाते हैं किसके द्वारा? बताइएगा, आनुवांशिक लक्षण संतानों में जाते हैं किसके द्वारा? क्रोमोजोम्स, राइबोसोम्स, प्लाज्मा या लाइसोसोम? इन चारों में से बताइएगा। बी विकल्प, और कोई? चलो इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है, याद रखना है, क्रोमोसोम्स द्वारा। ठीक है, तो बी विकल्प इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुणसूत्रों की वंशागति का सिद्धांत, यहाँ पे जो टाइपिंग एरर है उसको इग्नोर कर दीजिए। गुणसूत्रों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? बताएं। गुणसूत्रों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? चलिए फास्ट बताइएगा, गुणसूत्रों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? देखो इसमें एक नाम आता है सूटन तथा बोवेरी, इनके द्वारा यह सिद्धांत दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीन क्या है? जीन क्या है? डीएनए का एक भाग, डीएनए और हिस्टोन का एक भाग, डीएनए, आरएनए और हिस्टोन का एक भाग, या उपरोक्त सभी? इसमें भी ई विकल्प आपको हटा देना है। ठीक है, इन चारों को आप कंसीडर करिए, बताइएगा। जीन क्या हैं? जीन के बारे में आपने देखा था कि जीन जो हैं जब हम बात करते हैं तो ये डीएनए के एक भाग हैं। याद रखना है, डीएनए के एक भाग हैं, इसलिए आपका ए विकल्प सही उत्तर होगा। चलो इसको बताओ, निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? इनमें से कौन सा है जो जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है,
आपको बताना है। यहाँ पे ई विकल्प हटा दीजिए। थोड़ा सा इसको मैं टाइपिंग वालों को थोड़ा सा गाइड करूँगा तो ये समस्या आगे से नहीं होगी, क्योंकि आगे आप देखोगे कि दीपावली के बाद से आपकी इस कक्षा में बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं। प्रयास ये रहेगा कि टॉपिक वाइज चीज़ों को लेके चलें। पहले किसी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे और उस टॉपिक के बाद उससे जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में देखेंगे, तो थोड़ी सी हमारी चीज़ें और बेहतर होंगी और यही प्रयास रहेगा कि टॉपिक वाइज डिस्कशन हो। निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है, बताएं। सबको पता है कि राइजोबियम हो गया, एजोला हो गया, नील हरित शैवाल हो गया, तो इसका डी विकल्प सही उत्तर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है, बताएं। जैव उर्वरक का स्रोत इनमें से क्या है? फास्ट जवाब दीजिएगा। जैव उर्वरक का स्रोत इनमें से क्या है? देखो, जैव उर्वरक का स्रोत पूछा जा रहा है तो याद रखना है, इसमें ईस्ट दिया है, एजोला दिया है, मोल्ड दिया है, क्लोरेला। तो जैव उर्वरक का स्रोत की जब बात करते हैं तो एजोला जो है वो जैव उर्वरक का स्रोत है। निम्न में से कौन एक जैविक उर्वरक है? इनमें से कौन एक जैविक उर्वरक है आपको बताना है। यूरिया हो गया, यूरिया के बाद स्टेप्टोसाइक्लिन हो गया, एजोला हो गया, 2,4-D हो गया। इनमें से कौन सा जैव उर्वरक है आपको बताना है। देखो, जैव उर्वरक की जब बात करते हैं, आपने देखा था अभी, नील हरित शैवाल हो गया, एजोला हो गया, तो एजोला इसमें दिया है, आंख मूंद कर आपको टिक करना है, परेशान होने की जरूरत नहीं। इसको बताओ। यहां पे बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है, नीचे दिए गए सही उत्तर को चुनिए। मतलब 4 विकल्प हैं, इनमें से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है आपको बताना है। चलो बताइएगा, इनमें से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। फास्ट जवाब दीजिएगा। इनमें से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। देखो, जैव उर्वरक के रूप में 2 चीजें आप यहाँ पे स्पष्ट देख रहे होंगे। एजोला हो गया, नील हरित शैवाल हो गया। मतलब 1 और 2 तो कॉमन है और इस आधार पे ए विकल्प आपका बाहर हो गया, सी विकल्प आपका बाहर हो गया। अब आपके पास बी और डी बचे हैं, 1 2 4 1 2 3 बचे हुए हैं। अब इसमें क्या क्या दिया है, अल्फा अल्फा और नाइट्रोलिन। याद रखना है, अल्फा अल्फा एक प्रकार की घास होती है, ठीक है, अल्फा अल्फा एक प्रकार की घास होती है, तो अल्फा अल्फा भी इसमें आ जाती है, ठीक है। अब बचा है नाइट्रोलिन। नाइट्रोलिन की जब बात करते हैं तो इसका प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में नहीं होता है, तो यहाँ पे 1 2 और 3 डी विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है, बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो जीव होते हैं ना, वो पौधों के जड़ों के साथ संयोजन करते हैं। और इसमें यदि हम बात करें तो माइकोराइजा, माइकोराइजा जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है, डी विकल्प जो है वो सही उत्तर है। इसमें बताइएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं। किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं आपको बताना है। किस पौधे के जड़ के साथ संयोजन करते हैं, चलिए बताइएगा। याद रखना है कि इस प्रकार के जो जीव होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो दलहनी फसलें हमारी होती हैं उनको लेकर संयोजन करते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है, दालों की जो फसल होती है वहीं पर ये संयोजन करते हैं। चलिए, अभी आपकी जो भी कंसर्न होगा, एक मैसेज आ रहा है हेलो का, तो आप क्लास के बाद बात कर लीजिएगा। पौधे के द्वारा ली जाने वाली नाइट्रोजन का रूप क्या है। पौधे जो नाइट्रोजन लेते हैं या नाइट्रोजन लेते हैं उसका रूप क्या है आपको बताना है।
मनीष कुमार जी, अभी आपके जो भी कंसर्न होंगे आप अगले 10 से 15 मिनट वेट कर लीजिए, उसके बाद आपकी जो चिंताएं हैं उसका समाधान किया जाएगा। बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। याद रखना है ये होता है नाइट्रेट के रूप में। और नाइट्रेट का काम क्या है? नाइट्रेट की जब हम बात करते हैं तो पौधे के विकास के लिए, पौधे के विकास के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक जो है वो नाइट्रेट होती है। और इसी संदर्भ में नाइट्रोजन की जब बात करते हैं कि नाइट्रोजन कैसे पौधे लेते हैं, तो नाइट्रोजन वो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं और ये जल में घुलनशील भी होता है। पशुओं विशेषता दुधारू गो के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है? बताएं। पौधों के संदर्भ पशुओं के संदर्भ में पूछा जा रहा है यहाँ पे कि पशुओं के संदर्भ में जो है इनमें से प्रयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है? फास्ट जवाब दीजिएगा। चले बताएं। देखो यहाँ पे एजोला विकल्प में दिया है। आपको बता दें कि जब हम जो हमारे पशु होते हैं उनको जब हम एजोला देते हैं, उनका जो भी भोजन है उसके साथ जब हम एजोला देते हैं तो इनकी जो दुग्ध आप कह सकते हो देने की जो क्षमता होती है उसमें इजाफा हो जाता है। और लगभग पूरे दिन में 1 से 2 किलोग्राम एजोला देने पर लगभग 15 से 20% का इजाफा इनकी दुग्ध क्षमता में होता है। तो याद रखना है इसको, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? बताएं, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? बताएं। देखो इनमें नील हरित शैवाल हो गया, आपका लगातार पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। नील हरित शैवाल हो गया तो जैव उर्वरक है, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। बायो 902 दिया है, ये सरसों का काय क्लोन है, ठीक है। यहाँ पे क्रायोसोपा दिया है, क्रायोसोपा दिया है। आपको ही वॉइस की प्रॉब्लम है या अन्य किसी को भी है? और तो वॉइस तो यहाँ पे भैया करेक्ट है, आप फोन थोड़ा सा सही करिएगा अपना, ठीक है। क्रायोसोपा है, ये ही माहो नियंत्रक है। लेकिन यहाँ पे लास्ट में दिया है एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर की बात करें तो यहाँ पे दिया है कि क्या यह जैव कीटनाशी है? नहीं, गलत है। यह एक जीवाणु है और विशेष रूप से नाइट्रोजन उपलब्धता के संबंध में ये पौधों की बहुत मदद करता है। तो याद रखना है कि एजोटोबैक्टर जो है ये जैव कीटनाशी नहीं है, बल्कि ये नाइट्रोजन के संबंध में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के संदर्भ में ये बड़ा मदद करता है पौधों की। तो डी विकल्प इसका सही उत्तर है, ये मैच नहीं है। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह कौन सा है? जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वो कौन सा है? बताएं। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है? देखो बहुत आसान सा है, अभी तक आप रटते हुए आ रहे हो एक ही चीज, एजोला एजोला एजोला। तो बी विकल्प इसका सही उत्तर है, एजोला एक जलीय फर्न है। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? इनमें से कौन से सूक्ष्म जीवी हैं जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं? बताएं। इनमें से कौन से सूक्ष्म जीवी हैं जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। कौन से सूक्ष्म जीवी हैं जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? याद रखिएगा इसका सही उत्तर है साइनोबैक्टीरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? ये प्रश्न हो गया आपका, इसको बताओ। फसलों उत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है, कैसे? बताएं, इसकी वृद्धि कैसे की जा सकती है, आपको बताना है। 4 विकल्प यहाँ पे दिए हुए हैं, याद रखना है डी को यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है, डी को छोड़ के कंसीडर करना है। बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा।
फास्ट जवाब देखो, यहाँ पे बोला जा रहा है नाइट्रोजन उपयोग क्षमता की वृद्धि। तो सबसे पहले उर्वरक की जो मात्रा है उसके बार बार प्रयोग द्वारा, आप सब कृषि भूमि से जुड़े हुए होंगे तो जानकारी होगी। तीसरा है नाइट्रोजन अवरोधक का प्रयोग करके। तीसरा है नाइट्रोजन धीरे धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों का प्रयोग करके। तो यहाँ पे ये तीनों कथन जो हैं ये तीनों सही है, मतलब आपको ई विकल्प पर जाना है। ठीक है, चलिए इसको बताएं। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है किसका? हमारे शरीर का अधिकतम भार किसका बना होता है? फास्ट जवाब दीजिएगा। हमारे शरीर का अधिकतम भार किसका बना होता है? बताना है आपको, हमारे शरीर का अधिकतम भार किसका बना होता है? चले फास्ट जवाब दीजिएगा। हमारे शरीर का अधिकतम भार किसका बना होता है? किसका बना होता है? हमारे शरीर का अधिकतम भार जो है वो जल का बना होता है। ठीक है, तो आज का ये अंतिम प्रश्न था और कल से एक बदलाव होगा और चाहता हूं कि आप सब इस बदलाव को पसंद करो, आप सब इस बदलाव को स्वीकार करो। बदलाव क्या कल से देखने को मिलेगा? कल से बदलाव के क्रम में यदि हम बात करें तो सबसे पहला जो बदलाव देखने को मिलेगा कल की आपकी कक्षा में, और कल के बाद जो आपकी कक्षाएं होंगी, शनिवार है कल, कल के बाद आपकी कक्षा मैं बता देता हूं कब होगी, क्योंकि दीपावली का अवकाश है और इस वजह से सारी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। कल है 22 तारीख, 22 तारीख को आपकी कक्षा होगी। 23 को है रविवार, ठीक है, तो 23 को तो होती भी नहीं है कक्षा आपकी। 24 को है दीपावली, 25 को है गोवर्धन पूजा और 26 को है भैया दूज। तो आपकी जो अगली कक्षा होगी, याद रखना है सभी को, अगली कक्षा आपको आज के दिन ही मिलेगी 28 तारीख को। ठीक है, याद रखना है अगली कक्षा आपकी 28 तारीख को मिलेगी, कल के बाद। ठीक है, कल की क्लास होगी और कल के क्लास के बाद अगली कक्षा आपकी 28 तारीख को मिलेगी। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप सुबह आओ और आपको क्लास ना मिले। तो स्पष्ट कर दे रहा हूँ, आपकी अगली कक्षा आपको 28 तारीख को मिलेगी। ठीक है, कल का टॉपिक आपका है मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान में विशेष रूप से कंकाल एवं मांसपेशीय तंत्र के बारे में हम देखेंगे। कंकाल और मांसपेशीय तंत्र, मैं सारी चीजें बता रहा हूं अभी आपको। पहला आपको देखना है कंकाल एवं मांसपेशीय तंत्र, दूसरा देखना है पाचन तंत्र, तो ये, और तीसरा आप देख सकते हैं विटामिन एवं पोषण। तो 3 देख के आइएगा चैप्टर, लेकिन जहां तक प्रयास रहेगा कि पहले 2 चैप्टर के जो भी क्वेश्चन है वो आपके कराए जाएं, कंकाल एवं मांसपेशीय तंत्र और पाचन तंत्र। और एक जो मैंने बदलाव की बात की, बदलाव ये होगा कि प्रारंभ में जो आपकी क्लास प्रारंभ होगी तो उस टॉपिक विशेष से जुड़े हुए कुछ फैक्ट को लेकर होगी। पहले कुछ फैक्ट आपको बताए जाएंगे उस टॉपिक से जुड़े हुए। ठीक है, विशेष रूप से आप कह सकते हो कि जो प्रश्न पहले पूछे गए हैं उनमें क्या टॉपिक, इन टॉपिक से क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस सेक्शन से पूछे जा रहे हैं, उसका पहले कुछ डिस्कशन होगा। लगभग आप मान के चलना है 15 से 20 मिनट का डिस्कशन होगा, आधे घंटे का डिस्कशन हो सकता है। और उस डिस्कशन के बाद पुनः हम प्रश्नों को देखेंगे उससे जुड़े हुए। तो क्या हो जाएंगी, 2 बार क्लास में ही हमारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। पहले हम उस टॉपिक विशेष का अध्ययन करेंगे, टॉपिक विशेष के अध्ययन के क्रम में फिर हम प्रश्नों को देखेंगे। तो हमारी एक ही क्लास में 2 बार चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। और इससे क्या होगा कि आपका भी, यदि आप नोट डाउन करते हो तो आपका भी एक शॉर्ट नोट तैयार होता रहेगा टॉपिक विशेष से रिलेटेड, तो उससे चीज़ें आपकी और बेहतर होंगी। तो याद रखना है कल के बाद, कल से ये बदलाव आपको देखने को मिलेंगे और कल के बाद ये जो कक्षा है, आपकी जो क्लास है वो आपकी मिलेगी 28 तारीख को। ठीक है, 26 तक तो सारे त्यौहार हैं, 27 को रेस्ट है, 28 को आपकी क्लास आपको देखने को मिलेगी। और उसके बाद फिर आपकी प्रारंभिक परीक्षा तक कोई भी इस तरह का ना तो अवकाश पड़ रहा है और ना ही इस तरह की कोई स्थिति बनेगी। तो लगातार 28 तारीख के बाद से जो आपकी कक्षाएं हैं वो निरंतर चलेंगी, उसमें कोई भी समस्या नहीं आएगी, कोई भी बाधा नहीं आएगी। ठीक है, आप में से
यदि कोई उत्तराखंड का है, बहुत सारे छात्र करंट अफेयर्स हमारा देखते हैं उत्तराखंड का, यदि कोई उत्तराखंड का है तो आप बताइएगा हमें अवश्य। अब डिस्कशन, हाँ डिस्कशन पहले होगा टॉपिक विशेष का, क्योंकि देखो एमसीक्यू जो हम करा रहे हैं अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन क्योंकि परीक्षा अभी हमारी निश्चित नहीं है कि कब होगी, नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो ये जैसे प्रश्नों के रूप में जब हम चलते हैं तो ये ज़्यादातर लाभकारी तब होता है जब परीक्षा हमारी नज़दीक हो। अभी क्योंकि हमारे पास समय है, तो अभी आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि पहले टॉपिक विशेष के बारे में उनको जानकारी हो, उनको क्या पढ़ना है, कुछ यहाँ पढ़ें, कुछ अपने से स्वयं पढ़ें, फिर प्रश्नों को यदि हम लगाएं तब चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। और इससे क्या होगा, आप में से बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि हम पढ़ते तो हैं सर, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन हम प्रश्नों को नहीं हल कर पाते हैं। परीक्षा में जाते हैं, वहाँ पे हम प्रश्न नहीं हल कर पाते हैं। हम टेस्ट सीरीज देते हैं, हम वहाँ पे प्रश्न नहीं हल कर पाते हैं, हमारे प्रश्न सही नहीं होते हैं। तो प्रश्न सही क्यों नहीं होते हैं वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा, कारण उसका बताऊंगा क्यों नहीं सही होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब आप पढ़ते हो ना तो ध्यान चीज़ों पे नहीं देते हो उस तरह से। और याद रखना है, जब भी पढ़ना है ना, जिनका ध्यान भटकता हो, जिनको ये समस्या हो कि वो कुछ पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, या पढ़ते हैं तो उससे जुड़े हुए प्रश्न नहीं कर पाते हैं, पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो प्लीज़ जब भी पढ़ना है ना, पेन को बंद करके साथ साथ, जैसे कोई लाइन पंक्ति आप पढ़ रहे हो ना, तो उसके पंक्ति के साथ साथ आपको क्या है कि पेन चलाना है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका फ़ायदा क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 1 मिनट का समय लूँगा, ज़्यादा समय आपका जो है व्यर्थ नहीं जाएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ आप सीखोगे। अभी यहाँ पे जैसे कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो, मान लीजिए ये कुछ लिखा हुआ है, इस पंक्ति में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, और अभी तक हम लोगों की आदत क्या है, हम ऐसे किताब खोलते हैं और बैठ के पढ़ने लग जाते हैं। जिनको ये समस्या है कि वो पढ़ते हैं भूल जाते हैं, प्रश्न नहीं हल कर पाते हैं, प्लीज आप जब पढ़िएगा ना तो एक एक्सरसाइज करिएगा, इसके नीचे ऐसे पेन से अंडरलाइन नहीं करना है, पेन उल्टी करके या ऑफ करके या पेंसिल लेके साथ साथ चलना है, और जहां पे आपकी पेन चल रही ना, जहां पे आप पढ़ रहे हो ना, उसी के साथ साथ पेन चलाना है। तो इससे क्या होगा, जो आपका ध्यान नहीं लगता है ना, वो कंसंट्रेशन आपका बेटर होगा। क्योंकि जब साथ साथ आप कुछ लिखा है, इसको मान लो ये ABCD कुछ लिखा है, अगर आप इसको पढ़ रहे हो ना, साथ साथ पेन चला रहे हो, पेन चलाने का मतलब क्या है कि जो आपकी आंखें हैं ना, वो इसी पर ध्यान देंगी, जहां जहां आपका पेन जाएगा उस पर आपका ध्यान देती हुई आगे बढ़ेंगी। और एक चीज और, एक एक्सरसाइज में और आपको बोलूंगा, एक एक्सरसाइज में और आपसे कहना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि इसको आप करो। जैसे आप देखते होंगे ना कि आपके फ़ोन में आप म्यूजिक सुनते होंगे, कहीं जाते होंगे एयरफोन लगा के म्यूजिक सुनते होंगे, ठीक है, अच्छी बात है, सुनना भी चाहिए, ठीक है, सब कुछ पढ़ाई तो है नहीं, थोड़ा सा इससे हटकर भी चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि रिलैक्स अपने आप को करना है तो सबका अलग अलग माध्यम होता है। कोई टहलने पे रिलैक्स हो जाता है, कोई बातचीत करने पे रिलैक्स हो जाता है, कोई म्यूजिक सुनने पे रिलैक्स हो जाता है, सबका अलग अलग अपनी जो है कह सकते हो आदतें होती हैं। तो जैसे आप कोई टॉपिक विशेष मान लीजिए आपको नहीं याद हो रहा है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो नहीं याद हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, विशेष रूप से जीव विज्ञान पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। कोई टॉपिक आपको नहीं याद हो रहा है तो आप उस टॉपिक को जो है रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है, जब आप पढ़ते हो ना तो अपनी ही वॉइस में, वॉइस रिकॉर्डर से उसको रिकॉर्ड कर लो, ठीक है, उस टॉपिक विशेष को, जैसे आप पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक विशेष को रिकॉर्ड कर लो, और रिकॉर्ड करके रिकॉर्डिंग को अपने फ़ोन में सेव कर लो। जब भी आपको समय मिले, कहीं बाहर जाते हो तो भैया म्यूजिक सुनने के स्थान पे वही अपनी रिकॉर्डिंग सुनो। उससे कम से कम आपका फ़ायदा ये तो होगा ना कि जो चीज़ें आपको याद ही नहीं हो रही हैं, आप बहुत प्रयास कर रहे हो उसको याद करने का लेकिन नहीं याद हो रही हैं, तो वो चीज़ें आपकी याद हो जाएंगी। तो जहाँ पे ये समस्या हो कि बहुत पढ़ रहे हो फिर भी नहीं याद आ रहा है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो वहाँ पे ये वाली एक्सरसाइज भी कर लो, इससे भी बेनिफिट होता है। और बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो इसका प्रयोग करते हैं। आपको लगता है कि एयरफोन लगा के, हेडफोन लगा के जो है म्यूजिक सुन रहे हैं, लेकिन वो अपने टॉपिक विशेष, अपने लक्ष्य को जो है हमेशा केंद्र में बनाए रखते हैं। तो हमें और आपको भी, सभी को अपना जो लक्ष्य है ना उसको हमेशा सेंटर में बनाए रखना है, केंद्र में बनाए रखना है। और कुछ भी हम करें अपने दैनिक जीवन में, कुछ भी हम करें, लेकिन हमें पता होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए कि हमें क्या करना है, लाइफ में क्या करना है। और एक चीज़ और जो आप नहीं करते, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि प्रत्येक दिन का, भले आप हमें नहीं शेयर करते, लेकिन आप सबका प्रत्येक दिन का अपना एक टारगेट फिक्स होना चाहिए। एक टारगेट आपका प्रत्येक दिन का होना ही चाहिए, और उस टारगेट को
प्रत्येक दिन बनाइए और कितना वो पूरा हो रहा है उसको भी मेंशन करिए, उसको भी नोट करिए कि कितना पूरा हो रहा है। इससे क्या होगा कि साप्ताहिक स्तर पर यदि आप बैठ जाओगे मूल्यांकन करने कि भाई आपने एक सप्ताह में किया क्या है अपने लक्ष्य को लेकर, तो कम से कम ये तो निकल के आएगा ना स्पष्ट कि क्या किया है, किस कारण से आप पीछे रह जा रहे हो, किस कारण से आप भीड़ का हिस्सा रह जा रहे हो। और आप देखोगे ना ज़्यादातर लगभग 80 से 90% छात्र ऐसे होंगे जो डेली का टारगेट बनाते होंगे ना, 50% भी नहीं अचीव कर पाते होंगे, 50% भी नहीं कंप्लीट कर पाते होंगे। तो उसमें कमी क्या रही, और 50% कंप्लीट नहीं कर पाते, वो उसका मूल्यांकन नहीं करते हैं, तो 2 दिन याद रहता है, तीसरे दिन भूल जाते हैं। लेकिन जब आपके पास एक प्रॉपर डायरी होगी जिसमें प्रत्येक दिन आपका क्या टारगेट है, डेट वाइज डायरी होती है, प्रत्येक दिन आपका क्या टारगेट है, कितना करना है, वो चीज़ें आपको मेंशन करनी है उसमें। और शाम को जब वो आपका दिन समाप्त होता है तो उस दौरान जब आप बिस्तर पे जाते हो तो उससे पहले आपको मूल्यांकन करना है कि आज का आपने जितना टारगेट निश्चित किया था उसका कितना अचीव कर पाए। तो जब आप इस दिन प्रत्येक दिन इस तरह का करोगे ना, तो एक दिन आप मान लो टाल दिए, चलो ठीक है कल से कर लेंगे, कल भी इस तरह का हो, जब 2 दिन 3 दिन ऐसे होगा ना, तो आप में भी तो आत्मसम्मान तो है ना, तो आत्मसम्मान है, तो जब लगातार ऐसे होगा ना तो निश्चित रूप से बदलाव आएगा और मस्तिष्क आपका बोलेगा नहीं, लगातार हम ऐसे कर रहे हैं, आज हम इसको पूरा करके तभी हम इसको समाप्त करेंगे। तो प्लीज़ ये एक्सरसाइज करिए, ज़रूरी है, डेली का आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए। जब सुबह उठते हो, आप बिस्तर छोड़ते हो, तो वहीं से ही आपका वह दिन शुरुआत होना चाहिए। और प्रत्येक दिन आपको यह विचार करना चाहिए कि आपका जो लक्ष्य है, जरूरी नहीं बीपीएससी, कुछ भी लक्ष्य हो सकता है जो भी है, लेकिन आप इस चैनल को देख रहे हो, यहाँ पे पढ़ रहे हो, मतलब आप सिविल सेवा में जाना चाहते हो, आपका लक्ष्य है सिविल सेवा। तो प्रत्येक दिन आपको सोचना चाहिए कि भैया आज हम अन्य लोगों से बेहतर बनने के लिए, या अन्य जो भीड़ में हैं लोग उनसे आगे जाने के लिए अपने आप में आज हम क्या बदलाव करने जा रहे हैं, अपने आप में हम आज क्या करने जा रहे हैं जो हमें हमारे लक्ष्य के और करीब ले जाएगा। तो थोड़ा सा जो चीज़ें हैं ना, सब कुछ ये नहीं है कि किताब खोल के सुबह उठे किताब खोल के बैठ गए, ठीक है, तो ये सब कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से यदि आप चीज़ों को लेके चलेंगे तो जल्दी सफल रहेंगे, ठीक है। यदि नहीं लेके चलेंगे तो उसका जो सफल होने का रेशियो है ना वो बहुत कम है, सफलता का जो रेशियो है बहुत कम है। तो आपको प्रत्येक दिन आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए कि आपको क्या करना है आज के दिन, और प्रत्येक दिन उसका मूल्यांकन भी होना चाहिए। और साप्ताहिक स्तर पे जरूर आप देखो कि एक सप्ताह में जितनी चीज़ें आपने सोची थी वो आप कितना दे पाए हो, ठीक है, आपकी तरफ से कितनी कमी रही है, यदि कमी रही है तो किस कारण से कमी रही है, उस कारण को ढूंढो और उस कारण पे काम करो जिससे कि कमी ना रहे, ठीक है। लक्ष्य भले ही छोटा हो, ठीक है, लक्ष्य भले आप 1 घंटे का बनाओ पढ़ने का, 2 घंटे का बनाओ पढ़ने का, लेकिन उसको 100% अचीव करने का प्रयास करो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप 18 घंटे का बनाओ, 12 घंटे, कोई नहीं पढ़ता भैया, जिनका आप देखते हो ना 18 घंटे पढ़ते हैं वो फेक है, 18 घंटे कोई नहीं पढ़ता, ठीक। तो आप कहने का मतलब है कि यदि 1 घंटे पढ़ते हो तो 1 घंटे आप मान लीजिए वर्किंग हो, कहीं पे कार्य कर रहे हो, 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी आप करते हो, उसके बाद समय मिलते हैं, तो 1 घंटे का आपके पास समय है ना, तो 1 घंटे का टारगेट फिक्स करो। 2 घंटे का समय है ना, तो 2 घंटे का आप टारगेट बनाओ। और एक चीज़ अवश्य स्पष्ट होनी चाहिए, बार बार कह रहा हूँ, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आप में से जिनके पास पाठ्यक्रम नहीं होगा, ठीक है, लगातार मैं कह रहा हूँ, इस बार जब से जुड़ा हूँ लगातार मैं कह रहा हूँ सबके पास पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो अभी भी ऐसे छात्र जिनके पास पाठ्यक्रम नहीं है, भूल जाइए आप बीपीएससी। यदि आपको पाठ्यक्रम का नहीं पता है कि आपके पाठ्यक्रम में क्या है, आपके सिलेबस में क्या है, तो भूल जाइए बीपीएससी। फिर आप सिर्फ भीड़ का हिस्सा रह रहे हो और रह जाओगे, और सिर्फ पैसे की बर्बादी है और समय की बर्बादी है, ठीक है। यदि आप पाठ्यक्रम से परिचित नहीं हो, आप विगत वर्षों में क्या पूछा जा रहा है उससे परिचित नहीं हो, अब आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे भी होंगे, बहुत सारे छात्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने 67वीं प्रीलिम्स का पेपर भी नहीं देखा होगा, लेकिन 68वीं देना चाहते हैं, लेकिन 67वीं में क्या आया उसका देखा नहीं होगा पेपर। तो भैया जिन्होंने पेपर नहीं देखा, आप खुद सोच सकते हो वो अपने लक्ष्य को लेकर कितना संजीदा है, मतलब लापरवाह ही है। तो ऐसे लोगों का नहीं होने वाला है। यदि आप में ऐसी आदतें हैं तो समय है सुधार कर लो। मतलब जिस परीक्षा को आप देने जा रहे हो उस परीक्षा में कुछ भी हो रहा, कुछ भी बदलाव हो रहा, कोई एग्जाम हो रहा, तो कम से कम आपको, भले ही आपने दिए हो तो पेपर तो देख लेना चाहिए, उसका मूल्यांकन तो करना चाहिए कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जहाँ से प्रश्न बन रहा है, कौन सा टॉपिक है जहाँ से प्रश्न नहीं बन रहा है। क्योंकि किसी अध्यापक विशेष के मूल्यांकन पर आप निर्भर मत रहिए। मैं अपनी बात नहीं, किसी के भी मूल्यांकन पर निर्भर न रहिए। जब तक स्वयं से आप वर्क नहीं करोगे, स्वयं से आप कार्य नहीं करोगे, तब तक चीज़ें बेहतर नहीं होने वाली। तो प्लीज़ विनम्र निवेदन है, ठीक है,
मान जाओ तो अच्छी बात है, नहीं मानोगे तो कुछ समय बाद अपने आप आपको रियलाइज होगा और आप बदलाव करोगे। क्योंकि आप सब जानते हो, ये जो प्रश्न देख रहे हो ना, ये हर कोई कर रहा है, ठीक है। जो पुस्तकें आप पढ़ रहे हो वो हर कोई पढ़ रहा है, लेकिन अंतर क्या है कि कुछ लोग एकदम स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं, मतलब उनको पाठ्यक्रम का पूरा नॉलेज है, उनको विगत वर्षों का पूरा नॉलेज है, और पाठ्यक्रम और विगत वर्षों को मिलाकर फिर वो उस ट्रेंड पर पढ़ रहे हैं। और एक बच्चा क्या है, और एक बच्चा इस ट्रेंड पे जा रहा है, और एक दूसरा बच्चा है जो सिर्फ और सिर्फ एक तरफ से पुस्तकों को पढ़ने में लगा है। मतलब भूगोल की उसके पास पुस्तक है तो पहले पेज से लास्ट पेज तक पढ़ रहा है, इतिहास की पुस्तक है तो पहले से लास्ट तक पढ़ रहा है, बिहार राज्य विशेष की पुस्तक है तो पहले से लास्ट तक पढ़ रहा है। तो भैया सिर्फ और सिर्फ वो क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो सभी चीज़ों का नॉलेज ले रहा है, उससे कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि आपका जो आयोग है ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्या मांगता है कि आपको बेसिक जानकारी हो, विद्वान नहीं मांगता है कि बिहार स्पेशल में विद्वान हो, भूगोल में हो, इतिहास में। विद्वान की जरूरत उनको नहीं है, ठीक है। तो याद रखना है कि आप सिलेबस और विगत वर्षों के प्रश्नों को साथ लेकर जब आप तैयारी करोगे, उनके अकॉर्डिंग आप तैयारी करोगे, आप सफल रहोगे, ठीक है। और एक चीज स्पष्ट याद रख लीजिए, आपकी परीक्षा में सबसे बड़ी बाधा जो है ना, जो अभी तक पाठ्यक्रम है, वो प्रारंभिक परीक्षा है। प्रारंभिक परीक्षा यदि आप क्वालिफाई कर लेते हो, आपके क्वालिफिकेशन का जो आप कह सकते हो रेशियो है ना, वो बढ़ जाता है। क्योंकि मुख्य परीक्षा में प्रश्न फिक्स हैं, 8 प्रश्न करने हैं आपको। आप यदि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो, आपको अच्छे से पाठ्यक्रम की समझ है, आप मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जो 8 प्रश्न आपको हल करने हैं ना, उसमें 6 प्रश्न आप जो गेस किए रहोगे ना, वही आएगा। क्योंकि आपका मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम एकदम लाइन टू लाइन क्लियर है, एक एक टॉपिक क्लियर है कि ये 4 टॉपिक दिए हैं, इन चारों में से क्रमवार कोई ना कोई पूछा जाता है। और इस बार कौन सा पूछा जाएगा, जब आप विगत वर्षों के ट्रेंड को देखोगे, चीज़ों को देखोगे, थोड़ा समसामयिकी से रूबरू रहोगे, तो आप स्वयं गेस कर सकते हो। तो प्लीज सबसे ज्यादा फोकस प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई करने पर करिए। प्रारंभिक परीक्षा यदि आप क्वालिफाई करते हो, मुख्य परीक्षा बहुत ही आसान है, लेकिन शर्त क्या है कि आपकी जो लेखनी है ना, वो होनी चाहिए। मतलब पहले दिन से जब आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उसी दौर से ही, उसी दौरान से ही मुख्य परीक्षा को लेकर उत्तर लेखन करना चाहिए। भले आप डेली एक उत्तर लिखो, या सप्ताह में एक दिन रख लो कि सप्ताह में एक दिन आप बैठोगे और 4 से 5 प्रश्नों के उत्तर आप करोगे, ठीक है। क्योंकि यदि आप ये सोचो कि प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर लोगे, उसके बाद 2 महीने में आप सुधार कर सकते हो, तो 2 महीने में आप सुधार नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि उत्तर लेखन एक कला है, मैंने बार बार कहा है, और ये 2 महीने में नहीं आती, ठीक है। तो थोड़ा सा प्लीज़ सुधार करो भैया। मेरा जो भी भाई बहन है, मेरा तो यही निवेदन है कि आप थोड़ा सा सहयोग करो, चीज़ें आपकी बेहतर होंगी, ठीक है। अब आपके कोई डाउट हैं तो आप पूछ सकते हैं, मैं एक एक करके जो भी आपके कमेंट आए हैं उनको मैं देख लेता हूं। सनी जी हैं, बोल रहे हैं सर पाठ्यक्रम कैसे बनाएंगे। सर पाठ्यक्रम कैसे बनाएंगे नहीं, पाठ्यक्रम बनाना थोड़ी है आपको। पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस, सिलेबस मतलब आपके आयोग की वेबसाइट पे मेंशन है, आप सिर्फ डालो बीपीएससी सिलेबस, बीपीएससी सिलेबस, आपका बीपीएससी का सिलेबस आ जाएगा। बिहार पीसीएस सिलेबस आप गूगल सर्च करो, आ जाएगा, डाउनलोड कर लो आप उसको, और उसको समझो कि क्या क्या टॉपिक है उसमें, ठीक है। उसको पढ़ो क्या है। जैसे अभी मैं पूछ लूँ आपसे कि मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 2 में कौन कौन से विषय आते हैं, तो आप में से ज़्यादातर नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं है कि प्रश्न पत्र 2 में क्या आते हैं। अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे उनको पता ही नहीं होगा कि बिहार राज्य विशेष की मुख्य परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं प्रत्येक पेपर में, नहीं पता होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे यही नहीं पता होगा कि लिखना कितने शब्दों में है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, कम से कम तैयारी करने जा रहे हो तो उसका बेसिक तो तैयार कर लो ना, कि परीक्षा की मांग क्या है, हमें क्या करना है, और उसको हमेशा अपने आंख के सामने रखो, तब चीजें बेहतर होंगी भैया। यही अंतर है कि जो लोग सफल हो रहे हैं, और यही अंतर है कि जो लोग रह जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं मानता हूँ 2 से 4% लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, सब कुछ अच्छा उनका होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो 10 फैक्टर, जैसा मेरा मानना है कि 10% जो फैक्टर लक वाला होता है उनके साथ नहीं होता, जिसके कारण वो असफल रहते हैं। लेकिन उनको किसी बात का दुख नहीं होता, क्योंकि वो अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं, 100% दे रहे हैं। उनको पता है कि उनमें कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं कर रहे हैं, वो 100% अपना दे रहे हैं, तो उनको कोई दुख नहीं होता इस बात का। लेकिन हाँ,
जब आप कमी करते हो ना, तो फिर बाद में जब समय निकल जाता है, फिर आप अफसोस करते हो कि शायद उस समय हमने कार्य किया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। तो ये अफसोस वाला जो है ना, ये आपके साथ ना हो, यही मैं चाहता हूँ। चले, सनी कुमार जी, आप आयोग की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। मनीषा कुमारी जी, 1966 से 1996 से 2022 तक का देखा है, मैथ में प्रॉब्लम होता है। मैथ में प्रॉब्लम होता है तो मैथ पे कार्य करिए। देखो, मैथ में कार्य करने का मतलब है ऐसा नहीं कि आप एसएससी की बुक उठा के रख लो, ठीक है। एसएससी की बुक उठा के नहीं रखनी है। आप मैथ के जो प्रश्न पूछे गए हैं ना, उन्हीं प्रश्नों को हल करो, और जिस टॉपिक से पूछे गए हैं ना, उस टॉपिक को आप कंप्लीट करो। बस इतना ही करना है मैथ में। चले, एग्जाम डेट डिले होगा क्या सर? भैया ऐसा कोई उम्मीद नहीं। आप लोग ना सच में एक चीज़ बहुत गलत है कि एग्जाम डेट से हमें क्या फ़र्क पड़ता है भैया। हम जिस गति में तैयारी कर रहे हैं ना, वो गति हमारी बनी रहनी चाहिए। एग्ज़ाम चाहे आज हो चाहे एक वर्ष बाद हो, हमें इस प्रकार तैयार रहना चाहिए कि आयोग आज चाहे एग्ज़ाम ले ले तो भी हम क्वालिफिकेशन की स्थिति में रहें, एक साल बाद ले तो भी हम क्वालिफाई कर पाएँ। वो अपने आप को उसके काबिल बनाओ। इस पे मत निर्भर रहो कि एग्जाम कब होगा। इसको भूल जाओ, ये चीज़ भूल जाओ, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में जो है, आप उस पर कार्य करिए, तब चीज़ें बेहतर होंगी। सनी कुमार जी बोल रहे हैं पिछले वर्षों के प्रश्न का बुक। भैया आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है, या अमेजन होगा, फ्लिपकार्ट होगा, कहीं भी जाना है। यदि आपके मार्केट में पुस्तक नहीं है, आप जाइएगा, आप डाल दीजिएगा गूगल पे बीपीएससी प्रीलिम्स, ठीक है, बीपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको बहुत सारे पुस्तकों के नाम आ जाएंगे, कोई भी आप एक मंगा लीजिए, ठीक है। नहीं भी मिलता है, आयोग की वेबसाइट पे जाइए, आयोग की वेबसाइट से वहां से डाउनलोड कर लीजिए। 4 वर्षों का 5 वर्षों का मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन पुस्तक मंगा लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चले सर, अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स करवा दीजिए। रमेश जी, अक्टूबर तक का देखो, सितंबर और अक्टूबर के लिए भी मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। सितंबर और अक्टूबर के करंट अफेयर्स को लेके मैं काम कर रहा हूँ। मतलब जो घटना चक्र की मैगजीन आई है, 1-2 दिन में वीडियो भी आपको मिल जाएगी। प्रयास रहे कि आज समाप्त हो जाए। और उससे पहले यदि आप देखें तो जो कराई गई, जैसे स्पीडी आपको कराई गई थी पूरी, स्पीडी आप अच्छे से कर लो। घटना चक्र की मैगजीन पूरी कराई गई थी, उसको आप कर लो। और तीसरा जो है, जो मैं अब कराऊंगा घटना चक्र की 2 महीने की, इसको आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। बाकी और किसी के कोई डाउट है तो बताएं। देखो, आप सब एक परिवार की तरह हो, ठीक है। मैं और अन्य अध्यापक जहां आप पढ़ते हो या कहीं भी, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो आपको क्या मानते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई कमेंट करते हो या क्लास में करते हो, मेरा संबोधन एक ही होता है, ठीक है। एक ही तरीके का होता है और शायद सबसे अलग होता है, आप भी मानते हो। तो मैं आप में से ही हूँ, अध्यापक जो वर्ग है उसमें से नहीं हूँ, आप में से ही हूँ। तो आपकी चीज़ों को समझता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो हमारा और आपका संबंध है, एक मित्रवत संबंध रहे, तो चीज़ें हमारी बेहतर होंगी। क्योंकि जब आप अध्यापक और स्टूडेंट की बात करते हो तो उसमें थोड़ा सा गैप होता है, आप अपनी चीज़ों को कह नहीं पाते हो और अपनी चीज़ों को बता नहीं पाते हो। लेकिन जब हमने बोला कि हम आपसे ही हैं, आपके बीच से ही हैं, तो आपका कोई भी डाउट है आप बताएं, निश्चित रूप से मदद करूंगा। और जितनी मेरी सामर्थ्य है लगातार मैं मदद करते आ रहा हूँ। यहाँ तक आप कोई बुक की प्रॉब्लम होती थी, बहुत सारे छात्र थे बोलते थे सर बुक नहीं है, बुक नहीं है। लगभग अभी तक कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा आपके बिहार के छात्र हैं जिनको मैंने पुस्तकों को लेकर मदद की है, और लगातार कर रहा हूँ जितनी मेरी क्षमता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से लेके चलना भैया, क्योंकि इस प्रकार की पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। यदि हम कर ही रहे हैं तो अच्छे से कर लेना। आपके पास 1 साल का समय है, यदि मान लीजिए तो 1 साल है तो 1 साल अच्छे से दे दो ना, ठीक है। चले, कोई बात नहीं, आप पहली क्लास कर रही हैं, कोई बात नहीं। मनीषा कुमारी जी, होली डे तो ठीक है, पर इसके बीच बीच में ना मोटिवेशन वीडियो पोस्ट कर दीजिएगा। मैडम, बात यह है कि आप सब के लिए, आप सबकी बेहतरी के लिए, आप सबका सब कुछ अच्छा हो। जो लोग मेंस क्वालिफाई कर रहे हैं उनका सब कुछ अच्छा हो। तो दीपावली के अवसर पर थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ, बाबा केदारनाथ के धाम जा रहा हूँ, तो आप सबके लिए प्रेयर करूँगा। इस वजह से आपकी कक्षाएँ जो हैं वो बाधित रहेंगी 3 से 4 दिन।
और 27 को मैं वापस आ जाऊंगा, तो 28 से आपके लिए नियमित कक्षाएं लेकर आऊँगा। और यदि वहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी रहती है, चीज़ें रहती हैं, तो निश्चित रूप से आपके चैनल पर मैं अवश्य उपस्थित रहूँगा। ठीक है, रमेश जी बोल रहे हैं, चले इन्फो बोस, धन्यवाद जी, धन्यवाद। रमेश पटवा जी बोल रहे हैं, सर मैं कंफ्यूज रहता हूँ कि बिहार का भी करंट अफेयर्स अलग से करूँ या नेशनल वाला भी बहुत हो जाता है। देखो बिहार का अलग से करना है, देखो बिहार का जो एग्जाम होता है ना भैया, बिहार का तो पूछा ही जाता है, निश्चित तौर पे पूछा जाता है। लेकिन जब आप नेशनल करते हो ना, तो ऐसा तो होता नहीं है कि नेशनल में बिहार का नहीं होगा, नेशनल में तो बिहार का रहता है ना भैया, तो बिहार का रहता है तो वहीं से उतना कर लो ना। ठीक है, बाकी एक कोई लोकल, जो आप बिहार के हैं तो एक कोई लोकल समाचार पत्र जो आपका बहुत अच्छा हो, ठीक है, एक लोकल समाचार पत्र जो अच्छा हो, जिसकी अच्छी बिहार में यदि हम बात करें तो कई सारे समाचार पत्र हैं, ठीक है, तो उसको, जैसे प्रभात खबर है, अच्छा पेपर है, मैं उसमें लेख भी लिखता हूँ, आर्टिकल भी मेरे उसमें आते हैं, तो एक कोई भी पेपर, ठीक है, आप लोकल का ले लो। लोकल का पेपर लेने से क्या मतलब होगा कि सरकार की कोई योजना है या बिहार का कोई अपडेट है तो वहां से आपको मिल जाएगा। बाकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के लिए मैंने आपको पीआईबी कल बताया, ऑल इंडिया रेडियो मैंने आपको बताया कि यदि आप यहाँ पे नियमित हो ना तो समस्या नहीं है। और यदि रात्रि 11 बजे के कक्षा से जुड़े हो, आप देखोगे 28 के बाद से एक भी दिन क्लास गैप नहीं होने वाली है, और जो भी चीजें मिलेंगी ना बेस्ट आपको मिलेंगी। हर हर महादेव जी, हर हर महादेव। और महादेव से ये प्रार्थना है कि आप सबका भी जो 68वीं देने जा रहे हैं 68वीं बेहतर हो, और जो 67वीं मेंस देने जा रहे हैं उनका 67वीं मेंस बेहतर हो। लेकिन ये चीज़ें तभी बेहतर होंगी, ये सब चीज़ें तभी काम आती हैं, ये जो दुआएं और आशीर्वाद तभी काम आते हैं जब आप अपने स्तर से मेहनत करते हो। ठीक है, जब आप स्वयं से नहीं मेहनत करोगे ना, मतलब आप सिर्फ ईश्वर के ही भरोसे रह जाओ, महादेव के ही भरोसे रह जाओ, तो आपका कल्याण नहीं होने वाला। आप अपने स्तर से जब करते हो ना तभी ये सारी चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, तो अपने स्तर से मेहनत लगातार करना है और अच्छे से करना है, नहीं तो नहीं करना है। सीधी सी बात, करना है तो अच्छे से करना है, नहीं तो कोई और फील्ड चुन लेना है। यदि इस फील्ड में हैं तो 100% इसी फील्ड में रहना है, इस फील्ड में अपनी 100% एनर्जी देना है। अरे सिविल सेवा मजाक नहीं है, एक चीज़ याद रखिएगा आप, सिविल सेवा मजाक नहीं है कि आप एक साथ कोई और कार्य कर रहे हो। यदि इस तैयारी के साथ साथ आप कोई अन्य कार्य में भी संलिप्त हैं तो समझ लीजिए आप अपने साथ न्याय नहीं कर रहे हो। जो लोग जॉब कर रहे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग होते होंगे कुछ नहीं करना होता होगा उनको, लेकिन 4 घंटे भी पढ़ाई के नहीं निकाल पाते होंगे। तो प्लीज, यदि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं आप बताओ, मैं बात करूंगा, मैं मनाऊंगा पेरेंट्स को आपको, लेकिन आप पढ़ो। ठीक है, बाकी बेसिक से मैंने आपको बोला, पुस्तकों की समस्या कभी आपके आड़े नहीं आएगी, बाधा नहीं बनेगी कि आप पुस्तकों की वजह से तैयारी नहीं कर पा रहे। ठीक है, चलिए, देखते नहीं है धर्मवीर सर, करना है। ठीक है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि जिनका पाठ्यक्रम होगा आगे से देख रहे हैं ना आप, 68वीं के लिए और 67वीं के लिए, दोनों के लिए एक अलग से मोबाइल ऐप में सेपरेट बैच बन रहा है, और इसमें आपको डॉक्यूमेंट शेयर भी करने पड़ेंगे। जैसे मैं होमवर्क देता हूँ शेयर भी करना पड़ेगा, और जो रेगुलर शेयर करेंगे व्यक्तिगत स्तर पर मैं जुड़ूंगा उनसे, जो रेगुलर लगातार काम करेंगे व्यक्ति, और आप में से देख रहे होंगे जो लगातार कार्य कर रहे होंगे व्यक्तिगत स्तर पर, मैं बात भी करता हूँ आपसे, टेलीग्राम पे आपके मैसेज आते हैं जवाब देता हूँ, आप में से जो भी अन्य सोशल मीडिया पे मैसेज करते हो उसका भी मैं जवाब देता हूँ पर्सनली जब भी समय मिलता है। आप बात करने को बोलते हो, जब मुझे समय मिलता है मैं बात भी करता हूँ। किनसे करता हूँ? जिनकी कोई समस्या होती है, जेन्युइन समस्या होती है। तो यदि हमें लगेगा कि आप सच में करना चाहते हो, आप वास्तव में करना चाहते हो और आपको कोई समस्या, निश्चित तौर पे मदद करूंगा किसी भी प्रकार से, जिस प्रकार से आप चाहोगे उस प्रकार से आपको मदद मिलेगी। तो पहले आप अपने को उस श्रेणी में लाओ तो बाकी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए, और मैंने पहले भी आपसे वादा किया था और अभी भी कह रहा हूँ, 67वीं के लिए मैंने पूरा बोला था कि निःशुल्क मिलेगा, 1 रुपये का शुल्क भी कहीं नहीं लगा आपका। 68वीं के लिए भी बोल रहा हूँ, टेस्ट से लेकर हर सुविधा आपकी निःशुल्क रहेगी। ठीक है, बाकी जो जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, अगर आप बैच परचेज कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, क्योंकि जब आप जीरो से शुरुआत कर रहे हैं आपको बेसिक नहीं पता होता है, क्या करना है क्या नहीं करना नहीं पता होता है, तो उसके लिए प्रॉपर एक आपको बैच चाहिए जो आपको पूरा मार्गदर्शित कर सके। ठीक है, कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। लेकिन यदि आप नहीं कर सकते, आर्थिक स्थिति आपकी नहीं है उतनी अच्छी, तब आप इसी तरह से चीज़ों को लेके चल सकते हो। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि यदि आप शुरुआत कर रहे हो, आप सक्षम हो, 8 से 10 हज़ार रुपये खर्च कर सकते हो अपनी तैयारी पे, तो एक बार बैच आपको परचेज कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उससे क्या है कि आपको लगातार मार्गदर्शन मिलता है, लगातार प्रॉपर आपकी हर विषय की कक्षाएं होती हैं,
और यदि नहीं कर सकते तो आप यूट्यूब पे बनो रहो, यूट्यूब परिवार आपका है, ठीक है, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। और 68वीं के लिए मेंस को भी मैंने बात करके आप सब के लिए, सिर्फ आप सब के लिए 68वीं का मेंस भी निःशुल्क कराया है। उसका जो आप कह सकते हो मुख्य परीक्षा का जो टेस्ट सीरीज है वो भी निःशुल्क कराया। आप सोचिए कि मुख्य परीक्षा में मान लीजिए कम से कम 100 बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमारे साथ एनरोल हो जाते हैं, तो 100 बच्चे यदि कॉपी लिख के शेयर करते हैं तो चेक करने में कितना समय लगेगा, एक दो स्टाफ अलग से लगेगा उसके लिए, लेकिन फिर भी वो चीज़ें निःशुल्क की जा रही। क्यों? क्योंकि आपका बेहतर हो, आपकी चीज़ें बेहतर हो। तो इसके लिए मैंने सर से एक बार बोला, रवि जी से, और वो तुरंत मान गए। तो कहीं ना कहीं हम सभी चाहते हैं कि आप सबका बेहतर हो, आप सबका भविष्य बेहतर हो। तो यहाँ पे इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है, इस तरह का कोई माहौल नहीं है कि हमें पैसे कमाने हैं, हमें बिजनेस करने हैं। सिर्फ ये है कि चीज़ें चलती रहें, क्योंकि आप भी जानते हो कि निःशुल्क इतना बड़ा संस्था चलाना, इतना बड़े स्टाफ हैं, लगभग दर्जन भर स्टाफ हैं, तो सारी चीज़ें निःशुल्क तो नहीं हो सकती ना। तो उनको चलाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो आवश्यकता होती है, और इसी के लिए पेड बैच आपके लिए चलाए जाते हैं कि उससे जो आपको मिलता है वो यहीं पर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना है, पाठ्यक्रम और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र सभी के पास होने चाहिए। जिनके पास नहीं है प्लीज़ खरीद लीजिए आप। यदि नहीं मिलता है, आप आज़ाद पब्लिकेशन के नंबर नीचे चल रहे होंगे, आज़ाद पब्लिकेशन के नंबर पर संपर्क कर लीजिए, यहाँ से आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। यदि अभी भी किसी के कोई डाउट हैं तो बताएं, अन्यथा अगले 1 मिनट में आपकी कक्षा समाप्त हो रही है। चलिए, रमेश जी का आया है, ओके। चलिए रमेश जी, मेहनत करते रहिए। देखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ठीक है। आप मेहनत करते रहिए, निश्चित रूप से आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी, ठीक है। और आपके माता पिता को भी आप पे गर्व होगा, आपको परेशान नहीं होना है। बाकी कोई भी समस्या होती है, आप किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, जो भी हमारी रिकॉर्डेड वीडियो होती है वहाँ पे बात करोगे, मैं बात करूँगा। कोई भी समस्या होती है, आप संस्थान के नीचे नंबर चल रहे हैं, उन पर आप बोलोगे, उनसे आपकी हर समस्या का समाधान होगा, ठीक है। सिर्फ हमें मेहनत करना, जो हमारे हाथ में है पहले हम उसको तो करें ना, फिर बाकी चीज़ों पे बात करेंगे। चलिए, चलिए, मनीषा कुमारी जी बोल रहे हैं, ज़रूर बात करेंगे मैडम। यदि आप मेहनत करती होंगी, यदि आप ईमानदारी से कर रही हैं, तो निश्चित तौर पे मैं बोलूँगा, मैंने क्या बोला कि यदि आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो तो निश्चित रूप से, यदि इस प्रकार की किसी की भी समस्या है तो मैं बात करके कम से कम 1 साल के लिए तो आपके पेरेंट्स को तो मना ही लूँगा, 1 साल के लिए तो कम से कम आपको पढ़ने देंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। किस चैनल पे, जो चैनल देख रहे हो भैया, आज़ाद BPSC एकेडमी, सारी चीज़ें इसी से संदर्भित हैं। आगे का टॉपिक मैंने आपको बता दिया सुरेंद्र सिंह जी, और 1 मिनट भैया मैं बता देता हूँ टॉपिक आपको। आगे का टॉपिक है कंकाल एवं मांसपेशीय तंत्र, ठीक है, और पाचन तंत्र। तो दोनों आपको याद रखना है, कंकाल एवं मांसपेशीय तंत्र और पाचन तंत्र, 2 टॉपिक कंप्लीट करके आइएगा। पहले टॉपिक का डिस्कशन होगा, टॉपिक के डिस्कशन के बाद फिर हम प्रश्नों पे आएंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं रात्रि 11 बजे की कक्षा में। रात्रि 11 बजे करंट अफेयर्स का सेशन होता है, उपस्थिति अनिवार्य है। आप में से कोई 68वीं के लिए बात करना चाहता है तो कल 11:30 बजे आपका लाइव सेशन है सुबह में। और यदि आज 67वीं के लिए, मेंस के लिए कोई बात करना चाहता है तो आज का लाइव सेशन 11:30 बजे है। तो 11:30 बजे आज और कल में, पहले 67वीं मेंस, फिर 68वीं के लिए हमारा लाइव सेशन है, उसमें आप उपस्थित रह सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। जो भी आपके सुझाव होंगे वो सादर आमंत्रित हैं। निश्चित तौर पे यदि आपके लिए हेल्पफुल होंगे तो निश्चित रूप से उस पर विचार किया जाएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।